आईसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुशवाहा आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक नया सेगमेंट भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे का ये क्रम है जिस क्रम में आज हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या है प्रस्तावना, उसको जानने समझने से पहले एक बार और मेरे साथ दोहराइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बड़ी खूबसूरत प्रस्तावना है। अब तो देश के कई राज्यों ने अपने जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यालय हैं, वहाँ पर इस संविधान की प्रस्तावना को अनिवार्य तौर पर कहने के लिए अनिवार्य तौर पर इसको सुबह प्रस्तावना को सुनाया जाएगा सभी बच्चों के बीच में। सभी विद्यालयों में इसकी सूचना भी जारी कर दी गई है। और भारतीय संविधान में ये प्रस्तावना तो शुरू से ही, जब भारतीय संविधान बना था तभी से प्रस्तावना। आइए मेरे साथ शुरू करिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इनमें व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए इसको ओरल पढ़ने के बाद आइए आते हैं अब मूल संविधान की प्रस्तावना पर, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार देख लीजिए इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। भारतीय संविधान की खूबसूरत प्रस्तावना, जिसे भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा गया है, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है, जिसे भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रारूप कहा गया है, एक ऐसी भारतीय संविधान की ऐसी की या कुंजी कही गई है जिसके बिना संविधान का ताला खुलता ही नहीं है। एक कहावत है, आपने बहुत ध्यान से सुनी होगी, समझी होगी कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, कि जो पौधा बहुत बड़ा बिरवान यानी जो पौधा होता है ना, वो अगर उसको बहुत बड़ा बनना है, बहुत ऊंचा बनना है, बहुत फलदार बनना है, तो उसके पत्ते जो है छोटे पे ही चिकने दिखने लगते हैं। खासकर ये बात बच्चों के लिए कही जाती है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए एक बात कही जाती है। तो वही बात यहाँ पर भी साकार होती, सार्थक होती है कि किसी भी देश के संविधान को अगर जानना है, किसी भी देश के संविधान को, तो सबसे पहले उस संविधान की प्रस्तावना को समझना जरूरी है। आप पाएंगे कि जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने पढ़ा और अभी इसको और हम विस्तृत रूप से जब जानेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो सब चीजें समाहित हैं जो किसी आदर्श लोकतंत्र के लिए जरूरी है, जो किसी देश के विकास के लिए जरूरी है, जो किसी देश की उन्नति के लिए जरूरी है। वो सारी बातें भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में रखी हुई है। इसीलिए भारतीय संविधान की इसे कुंजी कहा जाता है। और इसमें प्रत्येक जो टर्म, एक एक शब्द आज हम जानेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि आखिर इस प्रस्तावना का मतलब क्या है। देखिए, संविधान के पहले सेगमेंट में हमने आपको पढ़ाया था, ध्यान होगा आपको, जो संविधान की जो भारतीय संविधान बना है, उस भारतीय संविधान को बनने से पहले यानी हमारी आजादी से पहले किस तरीके की शासन व्यवस्था भारत में चलती थी अंग्रेजों के द्वारा, वो हमने जाना। दूसरे सेगमेंट में हमने जाना था कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और किन किन परिस्थितियों से गुजरकर, किन किन कठिनाइयों का सामना करके, किन किन महत्वपूर्ण बातों को शामिल करते हुए, कितनी तमाम समस्याओं, दिक्कतों को और परेशानियों को झेलते हुए भारतीय संविधान सभा और भारतीय जो तत्कालीन भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, उन लोगों ने बड़ी ही कर्मठता से, मेहनत से, लगन से, तत्परता से भारतीय संविधान को तैयार किया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। लेकिन अब आगे ये जानना है हमको कि भारत गणतंत्र बना तो किन किन चीजों को उसमें समाहित किया गया, क्योंकि भारतीय संविधान के सेगमेंट में हम लगातार बहुत सारी चीजें पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उस चीज को समझने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर भारतीय संविधान में किन किन प्रमुख चीजों को समाहित किया गया है, उनका हम पर क्या असर पड़ेगा, हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, हमारी पढ़ाई लिखाई पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश पर, देश की व्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ेगा। ये सब बातें हम जानेंगे आज के इस प्रस्तावना में। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। फिर से एक बात पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपने इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको समझना जरूरी है। इसके शब्दों का क्रम भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में। जब आप उच्च स्तर की परीक्षाएं देंगे तो क्रम भी पूछेगा कि पहले नंबर पे कौन सा शब्द आया, इसके बाद कौन सा शब्द आया, इसके बाद कौन सा शब्द आया। तो इसलिए प्रस्तावना को एक बार पढ़ना, समझना और यहाँ तक कि मैं कहूंगा कंठस्थ करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षाओं का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसको समझिएगा। और आज का ये वीडियो इस बात पर भी इस वीडियो का फोकस रहेगा, हमारा फोकस रहेगा कि आप इस संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ना सिर्फ अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें जब भी कोई संविधान एवं राज्यव्यवस्था का प्रश्न उठे, बल्कि अपितु ये भी होना चाहिए कि आप भारतीय की राज्यव्यवस्था और संविधान को अपने अंदर आत्मसात भी करें, उसके तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करें, एक अच्छे वक्ता बनने की कोशिश करें, एक अच्छे विचारक बनने की कोशिश करें, एक अच्छे संविधान ज्ञाता बनने की भी कोशिश करें, क्योंकि भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि वो भारतीय संविधान को जाने, समझे और लोगों को जागरूक करे, देश को संविधान के अनुरूप, भारत की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप संचालित करवाने में मदद करे। ये भी एक आपका दायित्व है। तो आप एक स्टूडेंट तो है ही हैं, साथ में एक विचारक भी हैं, साथ में समाज और देश का निर्माण करने वाले एक अग्रणी जागरूक नागरिक भी हैं। चलिए आइए समझते हैं संविधान की प्रस्तावना को। इसमें कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, उन चीजों को हम जानेंगे, समझेंगे। आप देख पा रहे होंगे पूरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। तो इसमें 4 पार्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 पार्ट है। पहला संविधान के अधिकार, दूसरा भारतीय संविधान की प्रकृति, तीसरा संविधान के उद्देश्य और चौथा संविधान लागू होने की तिथि। ध्यान से समझिएगा मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जो ये पूरी लिखी हुई संविधान की प्रस्तावना में 4 चीजों पर फोकस किया गया। पहला संविधान के अधिकार, मतलब भारतीय संविधान जो है इसको ताकत कहां से मिलती है। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भारतीय संविधान को ताकत कहां से मिलती है और ये संविधान किसका है, किसके लिए बना है, किसके लिए लागू किया गया है और इसका कर्ता धर्ता कौन है, ये सब जानेंगे। पहली लाइन में लिखा है, इंग्लिश में प्रस्तावना शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग। इस संविधान को किसने बनाया? हम भारत के लोगों ने मिलकर बनाया है। ये संविधान किसके लिए? हम भारत के लोगों के लिए है। इस संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है? हम भारत के लोग इस संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। इस लोकतंत्र को कौन जीवित रखे? हम भारत के लोग, जिन्होंने ये संविधान बनाया है, वो लोग और ये संविधान मिलकर इस लोकतंत्र को जीवित रखे हुए हैं। ये बताती है संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद इसमें कुछ और टर्म है जिनको क्लियर करना जरूरी है यहाँ पर, और मैं इसको बारी बारी से समझाने की कोशिश करूंगा। हो सके तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, दिमाग में भी बिठा सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक टर्म आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं, एक अंडरलाइन भी कर देता हूं, समझिए इसको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है, समझिएगा टर्म है, अगर आप ये टर्म समझ गए तो आप पूरी भारतीय संविधान की भावना, प्रस्तावना, उसकी हर एक पहलू को समझ जाएंगे, स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत पे किसी का अधिकार नहीं है, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा स्वयं कर सकता है, भारत को किसी की बाहरी रक्षा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, भारत को किसी बाहरी ज्यादा मदद की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा, अपनी संरक्षा सब कुछ स्वयं कर सकते हैं। हम किसी के अधीन नहीं हैं। हम पर कोई नाराज थोप सकता है, न अकारण हम किसी को परेशान करेंगे, लेकिन अगर हमको कोई अकारण परेशान करेगा तो हम उसको जरूर माकूल जवाब देंगे। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शब्द है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम पर किसी का राज नहीं, हम स्वतंत्र हैं। समझ गए होंगे आप? प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमारा खुद का प्रभुत्व संपन्न है, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। इसके बाद समाजवादी, आपने बहुत शब्द प्रचलित होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो समाजवादी शब्द से बहुत ही ज्यादा प्रचलित होंगे, लेकिन उस समाजवादी शब्द को समझने से पहले इस समाजवादी शब्द को समझने की जरूरत है कि वास्तविक समाजवादी शब्द ये है जो भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में है।
इसे हम क्या कहते हैं? समाजवादी। मतलब समाजवादी मतलब समाजवादी नहीं, समाज के लिए। क्या समाज के लिए? समाज के लिए तो बहुत सारे तथ्य हैं। भारत में समाजवाद दो तरीके, पहली बात विश्व में दो तरीके का समाजवाद होता है। एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, एक साम्यवादी समाजवाद होता है। साम्यवादी में क्या होता है कि सारा जो देश की धन संपदा संपत्ति है वो निजी हाथों से उठाकर सब कुछ सरकारी हाथों में दे दिया जाए, उसे बोलते हैं, यानी उसमें सिर्फ हर चीज का राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेकिन जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसमें दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें का मतलब है कि देश की जो संपत्ति है, देश की जो संपदा है, देश के जो संसाधन है, वो समाज के प्रत्येक वर्ग को उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जाए। समाज के और प्लस साथ में ये भी है कि अगर कोई निजी तौर पर कोई अपना कार्य कर रहा तो उसको भी स्वतंत्रता दी जाए। दोनों बातें हैं। तो ये मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ, मिश्रित समाजवादी लोकतंत्र भी हमारे यहाँ है। समाजवाद के भारत में प्रवर्तक कौन थे? लोहिया, नाम सुना होगा ना कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जेपी लोहिया का आंदोलन चला था, इंदिरा गांधी के भी होश उड़ गए थे, आपको अच्छे से याद होगा। जो लोहिया थे, जिन्हें हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं, उन्होंने क्या कहा था? बड़े राजनीतिक धुरंधर थे। कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। मतलब समझे आप कि इस देश समाज और इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो देश की कौम है ना, वो कभी भी परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि सारी शक्ति जो किसमें निहित है? भारत के संविधान और भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता जो चाहेगी वही होगा। तो समाजवाद का मतलब यहाँ पर यह है कि देश के जो धन संसाधन और संपदा है वो किसी एक हाथ में ना रहे, उसका बराबर वितरण हो, उसका समान वितरण किस प्रकार हो कि देश की जो वंचित वर्ग है, देश का जो जरूरतमंद तबका है, उसको वो चीज मिले। किसी एक हाथों में ठहर कर देश की धन संपदा, देश का जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो ना रह जाए। समाजवादी मतलब समाज के हर वर्ग का अधिकार, समाज के हर वर्ग का उस पर मतलब हस्तक्षेप होना चाहिए, समाज के हर वर्ग का उस पर अधिकार होना चाहिए, किसी एक हाथ में ना सौंपा जाए। ना तो पूर्णतः निजीकरण और ना तो पूर्णतः राष्ट्रीयकरण। मतलब क्या है कि सीधा मतलब हमारा कहना है जो समाजवाद का भारतीय संविधान में कि सबको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पंथ निरपेक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए संविधान में 3 शब्द ऐसे हैं इस प्रस्तावना में, जो संविधान जब 26 नवंबर 1946 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस 26 नवंबर 1949 के संविधान में 3 शब्द नहीं थे जो अब है आपकी आंखों के सामने। पहला शब्द कौन सा है? पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और इसमें एक और शब्द है अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। ये कंपटीशन में बहुत बार प्रश्न आता है, जहां पे नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। फिर से मैं इसको दोहराता हूं कि संविधान में 3 शब्द कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द आता है कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन, जो संविधान का संशोधन हुआ था उसमें 1976 में उसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, यानी ये शब्द शुरुआत में नहीं थे, बाद में जोड़े गए। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग देशों में इसकी अलग अलग तरीके की परिभाषाएं करी। भारत में पंथ निरपेक्ष का सीधा मतलब होता है कि भारत की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है, राज्य का जो मुखिया है, जो राज्य का सत्ताधीश है, जो कर्ता धर्ता है, वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, वो किसी भी धर्म को आगे नहीं बढ़ाएगा, वो किसी एक धर्म को ज्यादा ऊपर उठाएगा नहीं, एक धर्म को पीछे धकेलेगा नहीं। निरपेक्ष का मतलब न्यूट्रल, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कोई भी सरकार, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, या अगर वो देश पंथ निरपेक्ष है तो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अगर कोई भी देश की सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है तो इसका मतलब वह देश पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, तो भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष। यानी और इसमें एक चीज और है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मानता है, कोई समुदाय किसी धर्म को मानता है, तो सरकार उसको मना भी नहीं करेगी कि तुम ये नहीं मानो, ये मानो।
सरकार न्यूट्रल रहेगी। सरकार के पास किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति आएगा, सरकार उसको क्या करेगी, उसकी मांगों को स्वीकार करेगी। अगर वो मांगे आम जनमानस के लिए उपयोगी हैं तो किसी एक विशेष धर्म को नहीं, सबकी बात सुनेगी सरकार। और अगर कोई धर्म का व्यक्ति, जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करेगी सरकार। तो बात समझ में आई। पंथ निरपेक्ष का मतलब सीधा समझ लीजिए कि सरकार न्यूट्रल है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है, ठीक है। इसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। दोनों टर्म अलग अलग है, लोकतंत्र और गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए, उसे लोकतंत्र कहते हैं। भारत में लोकतंत्र है, वर्तमान में भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकारें चुनी जाती हैं। वो बात अलग है, इस लोकतंत्र में कभी गड़बड़ी नजर आती है तो उसको सुधारना भी आवश्यक है, समय समय पर सुधार होते रहे, लेकिन भारत में अल्टीमेट लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसके बाद गणराज्य इसमें जोड़ दिया। गणराज्य का मतलब क्या होता है, यहां समझ लीजिएगा। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन ये गणराज्य भारत नहीं बना। गणराज्य का मतलब गणतंत्र नहीं बना कब तक, 26 जनवरी 1950 तक, जब बना, जब भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और हम गणतंत्र बन गए। इसका मतलब क्या था कि उस दिन हमारे पास जो हमारे सरकार का, हमारे राष्ट्र का जो सरकार है, उसकी मुखिया थी, हमारे देश की सरकार की जो मुखिया है सरकार का, वो किसी भी एक परिवार का व्यक्ति नहीं था जो वंशानुगत चलता चला आया हो, बल्कि उसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या चुना गया हो। अगर ऐसी व्यवस्था है किसी देश में तो वो देश गणतंत्र कहलाता है, अर्थात सत्ता का मुखिया, अर्थात देश की राज्य सत्ता या देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका मुखिया किसी एक परिवार, किसी एक वंश, किसी एक परंपरा को बढ़ाते हुए बेटा, दादा, परपोता, पोता, अरे उसकी पूरी पीढ़ी जो है वो चलती चली आ रही है, सब बिल्कुल भी ना हो। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो उसी शब्द को कहते हैं गणराज्य, यानी गणतंत्र। भारत में ऐसा है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन करता कौन है? लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधानसभाओं के सदस्य, मतलब जनता द्वारा चुने। अप्रत्यक्ष रूप से जरूर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में जो है वो राज्य सरकार का मुखिया कौन होता है बताइए? लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में कहें कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति भारत की सरकार का मुखिया है। और भारत की जो सरकार है उसका मेन कर्ता धर्ता भी कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन चूंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र, इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, जो राष्ट्रपति जी की जो सरकार है उसको सलाह देने वाला एक मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री है। इसलिए प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप भारत में ज्यादा होता है क्योंकि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर होता है। ठीक है, तो भारत में अगर पूछा जाए कि भारत की सरकार का जो मुखिया कौन है तो राष्ट्रपति है, लेकिन अगर मंत्रिमंडल का मुखिया कौन है तो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लोकतांत्रिक भी है, अर्थात भारत में जनता के द्वारा और जनता द्वारा चुना गया शासन है। और गणराज्य इसलिए है कि हमारे यहाँ कोई भी जो हमारा मुखिया होता है सरकार का, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। दो तरीके का होता है। स्विट्जरलैंड एक देश है, वहां पर प्रत्यक्ष रूप से हर चीज राष्ट्रपति या कोई भी निर्णय लेना होता है जनता के द्वारा जनमत कराया जाता, सीधे जनता चुनती। भारत में कुछ फैसले होते हैं वो जनता द्वारा सीधे, जो सरकार है वो सीधे मतलब सांसद चुने जाते हैं, उनके द्वारा सरकार बनती है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही होता है, तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जनता की भूमिका रहनी चाहिए, तभी वो गणतंत्र होगा। बात इस चीज को समझिएगा। आगे देखते हैं। बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, तीन तरीके के न्याय की बात करेगी, याद रखिए कौन कौन से? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। अगर इस प्रस्तावना को समझ लिया ना तो पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। 400 से ज्यादा अनुच्छेद आपको समझ में आ जाएंगे, पूरी व्यवस्था समझ में आ जाएगी, पूरा हिसाब किताब सरकार कैसे चलती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, हर एक बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आप इसको नहीं समझ पाए तो आप पूरा संविधान का सेगमेंट पढ़ोगे, आपको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रस्तावना है, यहाँ पे जो टर्म है वो हर जगह इस्तेमाल करने हैं, इसलिए इसको विधिवत समझिएगा। वीडियो को लास्ट में देखिएगा, हर एक बात को मैं स्पष्ट कर दूंगा और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस पूरे वीडियो
को देखने के बाद भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। चलिए तो आगे समझते हैं इस चीज को। आप समझ गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मतलब है ये कि सामाजिक न्याय। अच्छा, ये जो तीनों टर्म हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिए गए हैं? एक पूछ दिया जाता है कि तीनों चीजें कहां से ली गई है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको जानना जरूरी है। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी ना, तो रूस की क्रांति में इस तरीके के विचार आए थे। तो रूस की क्रांति से विचार हमारे संविधान में रखे गए कि सब भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। बहुत ही संक्षिप्त में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक न्याय का मतलब है, देखिए डॉक्टर अंबेडकर की मैं बात करता हूं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नाम तो सुना होगा। भारत में सामाजिक न्याय के अगुवाकार थे। लोहिया जी ने अर्थ के बारे में बताया है कि समाज में जो है बंटवारा हो, किस चीज का, अर्थ का समान रूप से हो जरूरतमंदों को। लेकिन सामाजिक न्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को समझाई थी जब संविधान बन रहा था। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज के जो दबे कुचले, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पर लोग हैं, सैकड़ों हजारों साल से जिनको धन, संपदा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी पेशा हर जगह से वंचित किया गया है, चुनाव लड़ने से वंचित किया गया, उन लोगों को मुख्य धारा में जगह मिले, समाज के मुख्य हाशिए पर उनको जगह मिले, देश की सामाजिक व्यवस्था में, देश की नौकरियों में, देश के धन संपदा अर्थ में, देश के तमाम क्रियाकलापों में उनको बराबर की भूमिका मिले। अगर इस तरीके का न्याय है तो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यानी समाज के हाशिए पर गए वर्ग को मुख्य धारा में जोड़ना ही सामाजिक न्याय है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी समर्थन किया था। उन्होंने इस टर्म को भारत के संविधान में समाहित किया था कि समाज में सिर्फ एक वर्ग के पास शासन सत्ता नहीं रहनी चाहिए, समाज का हर एक चीज एक वर्ग में नहीं रहना चाहिए, उसका बंटवारा सभी में होना चाहिए। मतलब क्या है कि वहां तक पहुंचने का सबको अधिकार होना चाहिए। जो दबे कुचले निर्बल वर्ग के लोग हैं उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिले। इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। इस तरीके का न्याय। आर्थिक न्याय मैंने अभी बताया था कि अर्थ जो है सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन के हाथों में देश की 90% से ज्यादा संपदा हो, ऐसा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी व्यवस्था चलती चली आ रही है और हमारे जो तथाकथित सत्ताधीश हैं कहेंगे कि इस दिशा में बहुत ज्यादा कदम नहीं उठा पाए। आज भी देश में गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है और शायद आर्थिक न्याय अभी इतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसकी भी कोशिश लगातार जारी है। संघर्ष देश की जनता को ही करना होगा। तो आर्थिक न्याय मतलब देश की संपदा जो है उस पर किसी एक वर्ग का, एक समुदाय का, एक तरीके के लोगों का अधिकार ना हो, उस समता को सभी लोगों में उनकी आवश्यकता अनुसार दिया जाए। राजनीतिक न्याय का मतलब राजनीति बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि राजनीति में सिर्फ एक जाति के, एक वर्ग के, एक धर्म के लोग ना हो, प्रत्येक जाति, धर्म, व्यक्ति, समुदाय के लोगों का उसमें भागीदारी हो। प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रत्येक हाशिए पर गए व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसको भी वोट डालने का अधिकार हो, उसको भी वोट डालने का अधिकार हो, उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार हो, उसको भी राजनीति में शामिल होने का अधिकार हो, उसको भी मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार हो, उसको भी देश के विकास में योगदान देने का अधिकार हो। इसी न्याय को बोलते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए हर एक समुदाय की, हर एक धर्म, हर एक व्यक्ति की। इसे बोलते हैं राजनीतिक न्याय। यानी भारतीय संविधान में जो सब चीजें हैं ये पहले ही बता दी है संविधान की प्रस्तावना में। इसके बाद अभिव्यक्त विचार, मतलब हम कुछ भी विचार कर सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है। ये पूरा संविधान भारत की जनता के लिए है, जनता के द्वारा ही बनाया गया संविधान है, तो भारत के लोगों के लिए ही है ना। हम भारत के लोग, तो भारत के लोग हम हैं, हमें विचार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अभिव्यक्ति कुछ भी बोलना है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 19 हमें अधिकार देता है कि हम हर मुद्दे पर अपनी बात को रख सकते हैं। देश की सड़क, संसद, सदन तक, हम देश के हर अधिकारी तक अपनी बात को हम रख सकते हैं। अगर हमारा वाजिब हक है तो हम उसको मांग सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपने विचारों को कह सकते हैं, अपनी बात को हम ऊपर तक आवाज ले जा सकते हैं। हम जनता की आवाज बन सकते हैं। जनता की आवाज देश की संसद तक, देश के सदन तक, देश के बड़े बड़े अधिकारियों तक हम इसको ले जा सकते हैं। हमें बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। आर्टिकल 19 में कहा गया है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की हमने बताया ना, धर्म की भी स्वतंत्रता है। हम पर कोई थोप नहीं सकता है कि तुम हिंदू बनोगे, तुम मुसलमान बनोगे, तुम सिख बनोगे, तुम ईसाई बनोगे। जो मेरा मन है, जो मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा, वो मैं बनूंगा, उसको मैं मानूंगा। दूसरे को मैं विरोध नहीं करूंगा, दूसरे का मैं बुरा नहीं चाहूंगा।
इतना ध्यान, वो चीज अलग बात है कि हम दूसरे के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया। यहाँ बस कहा गया भारत के प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कोई भी धर्म अपनाने की, कोई बाध्य नहीं कर सकता किसी को कोई धर्म अपनाने के लिए। तो सामाजिक ये यहाँ अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना हम किसी को भी मान सकते हैं। विश्वास, हम किसी भी चीज में अपनी आस्था विश्वास रख सकते हैं, ठीक है। आस्था विश्वास का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कुरीतियों को अपना लें, हम ऐसी कुरीतियों को, कुप्रथाओं को अपना लें जिससे देश और संविधान का भला होने वाला नहीं। तो उनको नहीं, अच्छी बातों को आत्मसात अपनाने का हमें अधिकार हमारे संविधान, हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता, उसकी फ्रीडम दी गई है। और स्वतंत्रता तो आपको पता ही है, संविधान में स्वतंत्रता तो दी ही गई है। और आपको अच्छे से पता होगा, बोलने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमने की, रहने की, कुछ भी बहुत सारे काम करने की स्वतंत्रता हमको दी है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी है, और धर्म, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अवसर की समता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब हमारा भी मान सम्मान है, हमें भी अपने गरिमा और सम्मान के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। हमारी कोई फालतू में कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, हमारा अपमान नहीं कर सकता। अवसर की समता, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस टर्म को अगर आपने समझ लिया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समता और समानता दो शब्द हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, इक्वालिटी और इक्विटी। इक्वालिटी एवं इक्विटी, इस चीज को समझना, आपको बहुत ध्यान से समझना है। इक्वालिटी एंड इक्विटी, इसका मतलब क्या होता है? इक्वालिटी का मतलब, इसका मतलब होता है समानता, इसका क्या मतलब होता है? समता। अब कहोगे ये कई चीज तो लगती है, समानता समता, केवल नाई का अंतर है, नहीं, जमीन आसमान का अंतर है। समानता का मतलब होता है कि कोई पिता अपने घर में आता है, उसके 4 बच्चे हैं, बाजार से 4 सेब खरीद के लाता है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को एक एक सेब दे देता है, तो उसे समानता कहते हैं। लेकिन अगर पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है और पिता को पता है कि उसके 4 पुत्र हैं और उसके 4 पुत्रों में बड़ा वाला पुत्र उसका वो आईएएस बन गया है, उससे छोटा वाला पुत्र उसका पीसीएस बन गया है, उससे छोटा वाला पुत्र उसका बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन दुर्भाग्य के कारण किसी भी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से, किसी भी अनहोनी की वजह से कुछ भी हो जाए, या फिर उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी, किसी भी कारणवश अगर उसका चौथा पुत्र केवल एक साधारण सा किसान है, एक साधारण सा मजदूर रह गया है, उसके पास अगर कुछ नहीं है और संपत्ति का बंटवारा करना है, तो उस पिता का कर्तव्य क्या बनता है कि जो बड़े बेटे हैं, वैसे तो अगर देखा जाए तो वो पिता चाहे तो अपनी संपत्ति का कैसे भी बंटवारा करे, लेकिन जो एक वास्तविकता, जिस समता की बात करी गई है वो ये है कि सबसे घर में जो कमजोर है, सबसे जिसके पास कम अर्थ है, जिसके पास बहुत कम संसाधन है, उस पिता का कर्तव्य बनता है कि वो उसको, अपने उस बेटे को ज्यादा सुविधा दे, उसको ज्यादा हिस्सा दे। और जो संपन्न है वो तो संपन्न है, उनको अगर कम हिस्सा देंगे तो भी काम चलेगा। हम इसको दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं कि देश में बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे जातियां, बहुत सारे तबके के लोग ऐसे थे, सालों साल, हजारों साल तक उन पे अत्याचार हुआ, उन्हें न पढ़ने का मौका मिला, न स्कूल जाने का मौका मिला, न नौकरी करने का मौका मिला, न चुनाव लड़ने का मौका मिला, समाज के किसी भी क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, वो केवल मजदूरी जीवन भर करते रहे। तो देश, आज देश में लोकतंत्र है, देश में जब संविधान है, तो उस पर उनका क्या हिस्सा कम बनता है? क्या उन्हें नौकरी करने का अवसर नहीं मिलेगा? क्या उन्हें राजनीति में आने का अवसर नहीं मिलेगा? कि उन्हें अच्छी शिक्षा पाने का अवसर नहीं है? उनके पास नहीं है खेती, नहीं है जमीन, नहीं है जायदाद, उनके पास खाने को भी नहीं है, तो क्या उनको देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे? करेंगे। जिसको कम आवश्यकता है उसको कम दीजिए, जिसको ज्यादा आवश्यकता है उसको ज्यादा दीजिए। इसी को कहते हैं समता। जरूरत के अनुसार किसी को देना उसे समता कहते हैं, और कोई चीज बराबर बराबर बांट देना उसे समानता कहते हैं। देश में जो वंचित वर्ग, एक बात बताइए, देश में आरक्षण दिया गया था तो जिस वक्त संविधान बना था उस समय ये व्यवस्था नहीं थी कि हम सबको बराबर दे दें। कैसे दे सकते थे? कुछ तबके बहुत अमीर थे, कुछ तबके बहुत गरीब थे, कुछ को न पढ़ाई मिली थी, ना उनको समाज में आगे आने का अवसर मिला था। तो डॉक्टर अंबेडकर और जितने भी संविधान के निर्माता थे, उन लोगों ने ऐसा प्रावधान किया कि जो समाज के निर्बल वंचित वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, इसलिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई थी। कहने का सीधा मतलब है कि जिनको सामाजिक और राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिनके पास शैक्षिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में आने का मौका मिले, इसे समता कहते हैं।
कोई भी चीज हम बिना जाने समझे, किसी को आवश्यकता है किसी को नहीं आवश्यकता, बराबर बांट दें। एक बात बताइए, डॉक्टर के यहाँ बुखार वाले 4 मरीज जाते हैं, चारों को किसी दवा थोड़े देते हैं। किसी को कम बुखार, किसी को ज्यादा बुखार, किसी को टाइफाइड बुखार, किसी को मलेरिया बुखार, किसी को अलग तरीके का बुखार, तो सबको अलग अलग तरीके की आवश्यकता अनुसार दवा देते हैं कि बस बुखार है तो सबको बराबर दे दो, तो सबको समान रूप से दवा बांट दो। ऐसा नहीं होता है, जिसको जितनी आवश्यकता उसको दो, उसे इक्विटी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके बाद में फिर लिखा है, इसके आगे है कराने के लिए था व्यक्ति की गरिमा, गरिमा मतलब उसका सेल्फ रेस्पेक्ट, राष्ट्र की एकता नहीं टूटनी चाहिए, अखंडता नहीं टूटनी चाहिए, भारत के संविधान के मूल कर्तव्य है 51 काम है, उसमें कहा गया है कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। फिर बंधुता मतलब हम भाईचारे के रूप में रहें, दंगों से दूर रहें, लड़ाइयों से दूर रहें, वैमनस्य से दूर रहें, आपस में भाईचारा बनाकर रखें, इसे बंधुत्व कहते हैं। दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मतलब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अंगीकृत मतलब अडॉप्ट माने स्वीकार करता हूं, अधिनियमित माने इनैक्ट माने उस पर मुहर लगाता हूं, और आत्मार्पित मतलब हम अपने आप को, इस भारत की जनता जो है अपने आप, भारत की जनता अपना संविधान अपने आप को सौंप रही है अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे यकीन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को आप समझ गए होंगे। भारत के संविधान में इस वक्त 450 से ज्यादा संविधान में अनुच्छेद हैं, तो सभी अनुच्छेदों में आप देख पाएंगे कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रत्येक एक बात अलग अलग अनुच्छेद में, अलग अलग आर्टिकल में, अलग अलग भागों में, अलग अलग अनुसूचियों में शामिल की गई, जिसको संविधान, इसी प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसको संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया। क्या कहा गया? परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। किसको? संविधान की इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा गया है। तो इन दो टर्म को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हमने आपको जो जो चीजें बताई आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है, और आगे भी चीजें बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना है कि भारत जो गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को, मतलब जब भारत पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू हो गया था, उसी दिन हम गणराज्य घोषित हो गए थे, और हमारे पास हमारे देश का एक राष्ट्रपति भी था, एक हमारे पास चुनी हुई सरकार भी थी। बात हमारे आपको समझ में आ गई होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके काफी काम आएगा, और जितनी बातें मैंने आपको बताई, चीजें समझ ना आई हो कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब लिखिएगा, और जो बातें आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कुछ चीजें और हैं जिनको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, एक दो चीजें छूट रही हैं। इसमें कुछ और टर्म आए जैसे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। जैसे स्वतंत्रता है, समता है, ठीक है, और बंधुत्व है, तो ये तीनों टर्म यानी बंधुत्व, स्वतंत्रता और समता, ये सभी फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति से इशारे शब्द लिए गए हैं। फ्रांस की जो संविधान है उससे ये शब्द लिए गए हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजों को बेहतर तरीके से समझेंगे, और भारतीय संविधान की इस प्रस्तावना में फिलहाल इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद हम संविधान के तीसरा हमारा सेगमेंट था आज, अगले सेगमेंट में हम और बेहतर चीजों को जानेंगे और संविधान के अनुच्छेदों के साथ शुरुआत करेंगे, और भी बेहतर चीजें अगली बार संविधान के अगले सेगमेंट में लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको आईसीएस हरदोई की तरफ से जितना भी मटेरियल आपको मिल रहा है ऑनलाइन, जितने भी वीडियोस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।